अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ तक हमने कर लिया था? हमने रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, हाँ, ये क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया था। फिर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। हाँ, तो एक यूजुअली फीमेल, क्योंकि फीमेल टू मेल रेशियो, फीमेल पेशेंट आती हैं जिसको सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस है विद मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ मोर देन 1 आवर। आपने सस्पिशन की बेस पे, और ये 6 हफ्तों से ज़्यादा के लिए हैं, आपने आर ए फैक्टर करवाया या NTCCP करवाया, उसका वो रेज्ड है। आर ए फैक्टर की निस्बत NTCCP की वो क्या है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आर ए फैक्टर नेगेटिव हो तो आप क्या करवाते हो, फिर NTCCP करवाते हो। NTCCP फिर ज़्यादा स्पेसिफिक है। आर ए फैक्टर तो 10% वैसे लोगों में भी पॉजिटिव होता है, और भी वजूहात की वजह से पॉजिटिव होता है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी के लिए फिर आप वो करवाते हैं। तो आपको जो कन्फर्म हो गया डायग्नोसिस के ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करोगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ एक बेस लाइन में डिजीज़ होती हैं और एक उसकी एक्सेजर्बेशंस होती हैं, एक्यूट एक्सेजर्बेशन। तो जो एक्यूट एक्सेजर्बेशन होगी रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, उसमें आप अगेन यहाँ पे क्या दोगे, जिस तरह एसिली में आप पल्स स्टीराइड देते थे, IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम डेली फॉर 3 to 5 days, यहाँ पर भी आप पल्स स्टीराइड थेरापी दोगे। ठीक है, फॉर एक्यूट एक्सेजर्बेशन। आप स्टीराइड IV की बजाय क्या कर दोगे, ओरल कर दोगे। 3 से 5 दिन तो आपने पल्स थेरापी दी ना, उसके बाद फिर आप ओरल प्रेडनिसोलोन दोगे, जो कि स्टीराइड है, 1 mg पर kg पर डे। साथ में बोन प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि स्टीराइड स्टमक में अल्सर करवाते हैं, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं, तो उसे बचाने के लिए आप स्टीराइड के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी PPI दोगे, जैसे ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल। और बोन की ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन के लिए आप बिस्फास्फोनेट दोगे, जैसे एलेंड्रोनेट, एक बिस्फास्फोनेट, वो बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ये जो ओरल प्रेडनिसोलोन आपने दी है ना, ये टेपर ऑफ करोगे, डोज उसका कम करोगे, 3 से 6 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता कम करोगे। मेंटेनेंस डोज आपकी कितनी होगी, 5 से 10 mg पर डे। ये लंबे अरसे तक ये जारी रखेगा यूजुअली। आपने ये ओरल प्रेडनिसोलोन क्यों दी, इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग थेरापी। कौन सी थेरापी, ब्रिज किसे कहते हैं, पुल को कहते हैं ना। तो आप, क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लेयर्स यानी एक्यूट एक्सर्बेशन से बचाने के लिए सबसे बेस्ट ड्रग क्या है, डमार्ड्स हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग। लेकिन ये काम शुरू करती हैं 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों बाद। आज आपने शुरू की तो इसका असर महीने बाद यानी 4 हफ्तों बाद, 5 हफ्तों बाद होगा। तो तब तक तो आप वेट नहीं कर सकते ना, मरीज तो दर्द में है, तो तब तक आप क्या देते हो, करते हो। मिसाल के तौर पर सल्फासेलाजीन, पहले आप कौन सा डमार्ड दोगे, मीथोट्रेक्सेट। अगर वो फेल हो जाए यानी उससे इतनी इंप्रूवमेंट ना हो डिजीज की, तो आप फिर दूसरा डमार्ड ऐड करोगे। ये सारे डमार्ड्स हैं। दूसरा डमार्ड आपके पास सल्फासेलाजीन है। अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐड कर सकते हो, आप लेफ्लोनामाइड ऐड कर सकते हो, लेफ्लोनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिसको हम, जो कि कहाँ पे मेन ड्रग था,
एसेली में क्लोरो क्वीन HCQ जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे आपके पास मिथोट्रेक्सेट हो गया, सल्फासेलाजीन हो गया, लेफ्लोनामाइड हो गया, हाइड्रॉक्स, ये सारे क्या है? डमार्ड्स हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग। लेकिन शुरू आप कहाँ से करते हो? मिथोट्रेक्सेट से। मिथोट्रेक्सेट, फिर इसके साथ आप और ऐड करते हो, ठीक है। अब लेट सपोज एक बंदा है, उसको आप मिथोट्रेक्सेट भी दे रहे हो और इन तीन में से भी एक डमार्ड दे रहे हो। इन टोटल कितने डमार्ड दे रहे हो? दो। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी डिजीज कंट्रोल नहीं है। तो अब आप जाओगे किसकी तरफ? अब आप जाओगे बायोलॉजिक्स की तरफ। किसकी तरफ जाओगे? बायोलॉजिक्स की तरफ जाओगे। बायोलॉजिक्स आपके पास कौन कौन से हैं? ये आपके पास बायोलॉजिक्स है। इन्फ्लिक्सिमाब, ये बायोलॉजिक एजेंट है। रिटक्सिमाब और टोसिलिजुमाब, फिर आप इनकी तरफ आते हो। समझ आई है? अब तो हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास डमार्ड, वो फर्स्ट लाइन में सबसे पहले क्या है? मिथोट्रेक्सेट। फिर मिथोट्रेक्सेट के साथ आप ऐड करते हो या सल्फासेलाजीन या हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन, या एक इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेफ्लोनामाइड, इन्होंने यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ, बहरहाल लेफ्लोनामाइड, ठीक है। ये याद रखो, मिथोट्रेक्सेट, उसके साथ फिर ऐड करते हो आप या सल्फासेलाजीन या लेफ्लोनामाइड, या मतलब हमने जो स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स में यही है कि आप पहले मिथोट्रेक्सेट करते हो, उसके साथ फिर आप ऐड करते हो लेफ्लोनामाइड, उसके साथ फिर आप ऐड करते हो सल्फासेलाजीन। सही है? सबक हो, सही है। फिर आप वो ये ऐड करते हो, ठीक है। तो मेन आपके पास जो ड्रग्स हैं वो यही हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ: मिथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनामाइड, सल्फासेलाजीन और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन। ये मेन है। अगर इनके साथ कंट्रोल ना हो रहा हो तो इनमें से अगर दो, ये जो 4 डिमांड्स है ना, इन 4 डिमांड में से आपने दो, एक जिनमें एक मिथोट्रेक्सेट है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब आप क्या दोगे? बायोलॉजिक दो। अगर 2 डिमांड से फेलर ऑफ 2 डिमांड्स टू कंट्रोल रोड, बायोलॉजिक्स में आपके पास क्या है? रिटक्सिमाब, इन्फ्लिक्सिमाब एंड टोसिलिजुमाब। इसको आप रिट से याद कर सकते हो, रिट, सही है। फिर आप ये देते हो। टोसिलिजुमाब क्या है? इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करता है। रिटक्सिमाब बीटा सेल्स को, बी लिम्फोसाइट को इनहिबिट करता है। इन्फ्लिक्सिमाब TNF अल्फा को इनहिबिट करता है। बहारा इसके अलावा ये तो डिजीज कंट्रोल करने की मेडिकेशन थी ना। आपने फ्लेयर था, एक्यूट एक्सर्बेशन थी, तो आपने पल्स थेरेपी दी। फिर आपने वो IV थी, फिर आपने ओरल प्रेडनिसोलोन दिए एज ए ब्रिजिंग थेरेपी। साथ में आपने डमार्ड्स भी शुरू करवाई, मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट का असर 4-5 हफ्तों बाद आएगा, तब तक आप स्टेरॉइड दोगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेरॉइड को क्या कर दोगे? टेपर ऑफ, क्योंकि अचानक आप स्टेरॉइड को बंद नहीं कर सकते, आप आहिस्ता आहिस्ता, तब तक डिमांड अपना असर शुरू कर देगी। फिर एक डिमांड से अगर कंट्रोल नहीं हो रही है मिथोट्रेक्सेट से, तो दूसरा डिमांड ऐड करोगे। अगर 2 डिमांड से कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आप बायोलॉजिक्स की तरफ आओगे, रिट की तरफ। सही। इसके साथ आप एज ए पेन किलर एनसेड्स दे सकते हो, एज ए एनाल्जेसिक एजेंट, ठीक है। फिजियोथेरेपी, ताकि डिफॉर्मिटीज डेवलप ना हो जाएं, ठीक है। फिजियोथेरेपी करवाते हो, क्योंकि लेट सपोज ये इसके हाथ, इनों में पेन होती है ना, तो इनको वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इनको पेन होती हैं, तो इसमें तो डिफॉर्मिटीज़ और कंट्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे। तो आप फिजियोथेरेपी की भी एडवाइस करते हो, ठीक है। बस ये आप याद रखो, ठीक है। ये नीचे स्प्लिंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये नहीं, ये आपके पास रोमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो एक यंग फीमेल आएगी, यूजुअली सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस होगा। अगर एसिमेट्रिकल हो, समझ जाओ कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं। एसिमेट्रिकल क्या मतलब? एक हाथ में या एक पाँव में है, तो ये एसिमेट्रिकल है। अगर DIP जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए, यानी ये सबसे आखिर वाला, ये DIP है, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। DIP यूजुअली ओस्टियोआर्थराइटिस में होता है, O से ओस्टियो, D से DIP जॉइंट। तो ये दी चीज़। इसके अलावा अगर स्पाइन इन्वॉल्व हो नीचे,
तो ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ सर्वाइकल रीजन को इन्वॉल्व करता है, नीचे नहीं। तो ये 3। बहरहाल आपने आरए फैक्टर करवाया, वो नेगेटिव था, लेकिन फिर भी आपका शक बहुत था, तो आपने एंटीसीसीपी करवाया। फिर आप ने जो है क्राइटेरिया अप्लाई किया, ESR CRP आपने चेक किया, इन्फ्लेमेटरी मार्कर वो रेस थे। ये मसला उसको कितने टाइम से था? 6 हफ्तों से ज़्यादा के लिए था। मॉर्निंग स्टिफनेस और पेन थी। मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा के लिए थी। फीमेल थी। सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस था। आरए फैक्टर या एंटीसीसीपी में से कोई एक हाई टाइटर्स के साथ पॉजिटिव था, मतलब रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। आप पहले स्टीराइड दोगे, ओरल प्रेडनिसोलोन। अगर फ्लेयर में है तो फिर तो आप पल्स थेरापी दोगे। अगर फ्लेयर नहीं है, बस आम डिजीज एक्टिविटी है, रूटीन की तरह पेन हो रहे हैं, तो आप ओरल प्रेडनिसोलोन देंगे, ब्रिजिंग थेरापी, और उसी साथ ही उसी के दिन डुमार्ड शुरू करवाओगे, एक मीथोट्रेक्सेट। फिर अगर उससे कंट्रोल ना हो रहा तो दूसरा डुमार्ड ऐड करोगे। अगर 2 डुमार्ड्स पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप बायोलॉजी की तरफ जाओगे, जो कि क्या है? RIT, रिटक्सिमाब, इन्फ्लिक्सिमाब, टोसिलिजुमाब। इसके कॉम्प्लिकेशन या डिफॉर्मिटीज क्या हैं जो इसमें होती हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस में? एक है आपके पास अल्नर डिविएशन ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, सही। ये हो गया अल्नर डिविएशन ऑफ द फिंगर। इस तरह ये अल्ना वाली साइड की तरफ फिंगर डिविएट हो जाती हैं। और बोटनियर डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में बिल्कुल ये जो DIP जॉइंट है ना, ये फ्लेक्स होगा और ये PIP एक्सटेंडेड होगा, और बोटनियर इसका अपोजिट है। उसमें ये एक्सटेंड होगा इस तरह, एक्सटेंड होगा, ये फ्लेक्स। हाँ, और ये फ्लेक्स होगा। और Z डिफॉर्मिटी क्या है? बोटनियर ऑफ द थंब का DIP एक्सटेंडेड होगा। और ये आपके पास था रोमेटॉइड अर्थराइटिस।